आखिर विशाली का कत्ल कैसे हुआ? शहर के इस इलाके में सुनसान जगह पर उसी की कार के अंदर उसकी जान किसने ली? आखिर विशाली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? क्या यह कोई रिश्तों के दाव पेच का अंजाम था? नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन अक्ष हिंदी क्राइम स्टोरीज में आप सभी का क्राइम स्टोरी के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम विशाली की हत्या किसने की इसके बारे में पार्ट 2 में जानेंगे। क्या यह एक साधारण हत्या थी? इसके पीछे छिपा था कोई गहरा राज? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इस हत्या का रहस्य? पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि विशाली ने अपनी आखिरी बार एक महिला बबीता कौशिक से बात की थी। अब सवाल यह है कि बबीता कौशिक कौन है? क्या यह विशाली की हत्या में शामिल है या फिर यह सिर्फ एक संयोग है? आज हम इस बात की तहकीकात करेंगे क्योंकि हर मोड़ पर नए रहस्य सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुलिस की खोजबीन उन्हें कहां ले जाती है और क्या वे इस खौफनाक कृत्य के पीछे के असली अपराधियों का पर्दाफाश कर पाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। पुलिस ने आगे जांच जारी रखते हुए पुलिस ने सबसे पहले विशाली के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही विशाली के घर से लेकर मौकाए वारदात वाली जगह तक उस पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया और इस कोशिश में 2 सुराग भी पुलिस के हाथ लगे। पहला, यह पुलिस ने विशाली की कॉल डिटेल में पाया कि विशाली ने अपने घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद भी किसी बबीता कौशिक नाम की महिला से बात की थी। और दूसरा यह कि मौकाए वारदात के आसपास के सीसीटीवी कैमरे में भी 27 अगस्त की शाम को बबीता कौशिक ही नहीं कई जगह पर नजर आई थी। यह दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रही थी। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि बबीता कौशिक विशाली की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए बबीता को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन अब पुलिस के सामने प्रॉब्लम यह थी कि जो बबीता शक के घेरे में थी, दरअसल वह खुद 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और वह किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे में उससे सख्ती से पूछताछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था क्योंकि इससे बबीता के साथ साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन उससे पूछताछ करनी भी जरूरी थी, इसलिए पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर को बुलाकर उसकी मौजूदगी में बबीता से पूछताछ करनी शुरू की। हालांकि पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले सबूतों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी लग रहा था कि इस कत्ल में बबीता का कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर है। लेकिन पुलिस के लिए सारी कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी था और जैसे ही पुलिस ने बबीता से सवाल जवाब करने शुरू किए तो इस कत्ल में एक के बाद एक कई राज खुलते चले गए। पूछताछ के दौरान बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के पड़ी इलाके की ओर जाने की बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने अपने पास उसकी कई सीसीटीवी फुटेज होने की बात कही तो उसने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, वह शाम के समय पड़ी इलाके की ओर गई थी और वहां पर उसकी मुलाकात अपनी दोस्त वैशाली से भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता को परखने और उसे उसकी ही बातों में फंसाने के लिए एक और चाल चली। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने विशाली को किसी और के साथ देखा था। इस पर बबीता ने तुरंत कहा कि हाँ, उस दिन विशाली अपने कार में 2 लोगों के साथ मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे व्यक्ति की फोटो दिखाई जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था क्योंकि बबीता तो पहले ही इस मामले से बचना चाहती थी। इसलिए बबीता ने उस अनजान व्यक्ति की फोटो को देखकर
कहा कि हाँ, मैंने उस दिन वैशाली के साथ इस व्यक्ति को देखा था और इससे साफ हो गया था कि बबीता अब भी झूठ बोल रही थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता का सच्चाई से सामना करवाया और उसे बताया कि इस तरह झूठ बोलकर वह खुद ही अपनी बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बबीता वैशाली के साथ देखने की बात कह रही थी वह व्यक्ति तो वैशाली को जानता तक नहीं था। इसके बाद थोड़ी सख्ताई से पूछताछ करने पर बबीता ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन 9 महीने की गर्भवती बबीता जो अब किसी भी दिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो मां बनने वाली थी, उसे अचानक ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसने अपनी ही दोस्त वैशाली को कत्ल करने का प्लान बना लिया था। लेकिन प्रेग्नेंट बबीता के लिए अकेले ही अपनी दोस्त वैशाली का कत्ल करना मुमकिन नहीं था, यानी इस कत्ल में उसके साथ कोई और व्यक्ति भी शामिल जरूर था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर वह व्यक्ति कौन हो सकता था, और फिर इसका जवाब भी पुलिस को जल्द ही मिल गया। दरअसल इस घटना से करीब 1 साल पहले वैशाली और बबीता की मुलाकात किसी फंक्शन के दौरान हुई थी। उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर वह दोनों फोन पर बातें करने लगी। इसी तरह बातें करते करते उन दोनों में दोस्ती हो गई। वैशाली और बबीता की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जब भी बबीता को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वह वैशाली से पैसे मांग लेती थी और वैशाली उसकी मदद कर देती थी, यानी वह बबीता को पैसे दे देती थी और अब बबीता किसी ना किसी बहाने वैशाली से पैसे उधार मांगती ही रहती थी। इधर वैशाली भी बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे देती ही जा रही थी और फिर देखते ही देखते वैशाली ने मात्र 1 साल के अंदर बबीता को अलग अलग वक्त में टोटल 25 लाख उधार दे दिए। पर अब वैशाली अपने 25 लाख वापस मांग रही थी, लेकिन बबीता वो रुपए नहीं लौटाना चाहती थी, जिसकी वजह से बबीता को बहुत टेंशन होने लगी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो वैशाली का जो कर्ज है उतार सके, लेकिन फिर भी उसने वैशाली से कह दिया था कि वह इतनी बड़ी रकम एक बार में तो नहीं दे सकती, मगर फिर भी वह थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज उतार दे। वैशाली इस बात को भी मान गई, लेकिन असल में तो बबीता वो रुपए लौटाना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उधार के उन 25 लाख के चलते ही अब उन दोनों के रिश्तों में भी कड़वाहट आने लगी थी और जब बबीता पर वैशाली ने पैसे चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया तो इस पर बबीता ने सोचा कि क्यों ना वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता उस समय पर भी एक्टिव रहती थी और सुखविंदर सिंह से बात की। सुखविंदर सिंह वैशाली की जान लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके लिए सुखविंदर ने बबीता से 10 लाख रुपए की मांग की। बबीता ने उसके साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया और फिर 10 लाख रुपए में वैशाली का कत्ल करने की बात तय हो गई, क्योंकि सुखविंदर भी यह काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त त्रिलोक सिंह को भी इस साजिश में शामिल कर लिया था। इधर वैशाली भी बबीता की अच्छी दोस्त थी। वैशाली उस पर बहुत ही भरोसा करती थी। बबीता जब भी वैशाली को कहीं बुलाती तो वह बिना कुछ सोचे समझे बबीता के पास पहुंच जाती थी। 27 अगस्त की शाम को भी बबीता ने वैशाली को फोन किया। उसने वैशाली को उधार दिए गए रुपए वापस लौटाने का झांसा दिया। इसके बाद तयशुदा प्लान के मुताबिक 27 अगस्त की शाम को बबीता और 2 सुपारी किलर्स बलसाड़ के परड़ी इलाके में खाली पड़ी एक डायमंड फैक्ट्री में पहुंचते हैं। बबीता अपनी स्कूटी से आई थी, लेकिन प्लान के अनुसार उसने अपनी स्कूटी को वारदात वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पहले ही पार्क कर दिया था। बबीता वहां से ऑटो में बैठकर खाली पड़ी उस डायमंड फैक्ट्री में पहुंच गई। उसने वैशाली को भी परड़ी इलाके की उसी डायमंड फैक्ट्री में बुला लिया।
बबीता का फोन आने के बाद विशाली रुपए लेने के लिए उस फैक्ट्री में पहुंच गई। वहां पर बबीता पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद बबीता विशाली की कार में बैठकर काफी देर तक बातें करती रही। बबीता अपने साथ 25 लाख भी लेकर आई थी। उसने वो रुपए विशाली को दिए और कहा कि इन्हें एक बार चेक कर लो। विशाली पैसे गिनने लगी, लेकिन तभी वह दोनों सुपारी किलर वहां आकर खड़े हो गए। बबीता ने उन दोनों सुपारी किलर्स को अपना कजन बताकर विशाली की कार में बिठा लिया, लेकिन कार के अंदर आते ही उन दोनों ने पहले तो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर विशाली को बेहोश कर दिया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने लाश को उठाकर पीछे की सीट पर डाल दिया और फिर सबूत मिटाने के इरादे से विशाली की कार में ही उसकी लाश को लेकर नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर वो लोग कार और लाश को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। बबीता अपने साथ 25 लाख लेकर आई थी और यह रुपए उसे विशाली को देने थे, लेकिन विशाली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने वही जो पैसे थे सुपारी के तौर पर उन किराए के कातिलों को दे दिए थे। इस बयान के आधार पर पुलिस ने बबीता को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही पुलिस ने पंजाब से एक सुपारी किलर सुखविंदर को भी अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि विशाली ने अपनी दोस्त बबीता को 25 लाख देने जैसी इतनी बड़ी बात अपने पति हरेश से भी छुपा रखी थी। यानी विशाली ने अपने पति को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगने दी थी कि उसने बबीता को इतनी बड़ी रकम उधार के तौर पर दे रखी है। उसका पति हरेश तो यह भी नहीं जानता था कि आखिर विशाली के पास इतना पैसा कहां से आया था। तो और वारदात वाले दिन भी जब बबीता ने विशाली को फोन करके रुपए चुकाने के बहाने बुलाया था, तब भी वैशाली ने अपने पति को यह नहीं बताया कि वह अपनी दोस्त बबीता से उधार में दिए गए 25 लाख वापस लेने जा रही है। और यही वजह थी कि वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते समय हरेश ने भी 25 लाख जैसे किसी बात का जिक्र नहीं किया था। अगर वैशाली के फोन की कॉल डिटेल्स में उसकी बबीता से आखिरी बार हुई बातचीत सामने नहीं आती और अगर उस दिन बबीता फैक्ट्री की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद ना हुई होती, तो शायद वैशाली का यह राज भी हमेशा के लिए उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाता। लेकिन एक गर्भवती महिला की इतनी भयानक साजिश और अपने ही दोस्त के साथ गद्दारी की यह कहानी सुनकर पूरा गुजरात हैरत में पड़ गया था। पुलिस को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त बबीता ही उसकी कातिल निकलेगी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो कत्ल में शामिल रहे सभी आरोपियों पर वैशाली के खिलाफ साजिश रचने, कत्ल करने, सबूत मिटाने जैसे आरोपों के तहत अभी भी कार्रवाई चल रही है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना चाहिए और कभी-कभी सतर्क रहना चाहिए। अब आपकी राय जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा जरूर करें